नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद में आज कुछ एक और हट के बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि 11 मार्च का दिन ऐसे सुर्खियों से भरा था जिसने नव उदारवादी कांग्रेसी पिट्ठुओं को परेशान कर दिया। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से आई, जहां इंदौर उच्च न्यायालय ने दिल खुश करने वाला फैसला दिया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई 6 सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश में धार जिले की भोजशाला का सर्वेक्षण करेंगे, जिसे मुसलमान समुदाय कमाल मौला मस्जिद कहता है। यह परिसर एएसआई द्वारा संरक्षण है, जिसमें बागदेवी माँ सरस्वती का एक मंदिर है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। साल 2003 में एएसआई ने व्यवस्था दी थी कि यहाँ पर मंगलवार को हिंदू पूजा कर सकते हैं, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। हालांकि 1902-3 में एएसआई की एक रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया था कि बागदेवी का भोजशाला मंदिर काफ़ी पहले से यहाँ पर है, जो कि वैदिक शिक्षा और अध्ययन का महत्वपूर्ण गुरुकुल और मंदिर के रूप में विख्यात भी था। अब इस बारे में कोई और क्या कह सकता है, जैसे कि पीएम मोदी ने एक बार कहा था, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, वहाँ जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। ठीक उसी तरफ जहाँ भी खुदाई की जा रही है और सच्चाई सामने आ रही है। सोमवार को दूसरा घटनाक्रम मोदी विरोधियों के लिए भी बेहद घातक रहा था। सांसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित करने के 4 साल से अधिक समय के बाद गृह मंत्रालय ने कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया। सीएए, जिसके कारण 2019-20 की सदियों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। दिसंबर 2019 में संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 के एक संशोधन पारित किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रावधान था। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच 10 जनवरी 2020 को कानून को अधिसूचित किया गया था, लेकिन नियमों के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। 28 मई 2021 को केंद्र सरकार ने धारा 16 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें ज़्यादा प्रवासी आबादी वाले 13 जिलों में जिला कलेक्टर को 2019 संशोधन में पहचाने गए समूहों से नागरिकता आवेदन स्वीकार करने का शक्ति दी गई। 11 मार्च को ई गजट में अधिसूचना 39 पेज के नियम पात्र व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की तौर तरीके और प्रक्रिया को निर्धारित करने के नियम बताते हैं कि नागरिकता के दावे को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विचार करने के लिए कौन से दस्तावेज और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता है, जबकि सीएए को विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेष रूप में मुसलमान द्वारा अदालतों में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इस संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धर्म का एक योग्यता या फिल्टर के रूप में उपयोग करना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मूलतः ये पार्टियों देश को उसकी वोट बैंक यानी विदेशी मुसलमानों को जबरन यहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कहना है कि मुसलमान सीए का हिस्सा नहीं है, जो बहुत गलत है। इसके जवाब में सरकार ने कहा
कि मुसलमानों को उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के समूह से बाहर रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। इस बात को छोड़ भी दे तो भारत पहले से ही बांग्लादेश युद्ध से शुरू हुए भारी शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। उस समय से अब तक कई करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इन बांग्लादेशियों ने बंगाल की मालदा जैसी शहर को लगभग सरिया शहर बना दिया है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी बांग्लादेशियों को अवैध कॉलोनियों में बसी हुई है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़ा बताते हैं कि यह बांग्लादेशी कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं। बांग्लादेशियों के अलावा भी अब एक और समुदाय है जिनके लिए मोदी विरोधियों को बहुत दर्द होती है, वो है रोहिंग्या शरणार्थी। अतीत की कांग्रेस सरकार ने न केवल बांग्लादेशी बल्कि देश में रोहिंग्या संकट की पैदा किया है। उन्होंने इन शरणार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया और अब यहाँ के मूल निवासियों को कांग्रेस और उसके सहयोग की घटिया राजनीति की कीमत चुकानी पड़ रही है। हाल ही में हरियाणा में हुई नूह हिंसा तो आप सभी लोग याद किए होंगे, आपको याद ही होगा इस बात को। सभी लोग जानते हैं कि इस हिंसा के पीछे रोहिंग्या थे, लेकिन उसके गुनाहों के तमाम सबूत मिलने के बाद भी मोदी विरोधी लोग सीएए में उन्हें शामिल किए जाने के लिए रो रहे हैं। कितने बेशरम ये लोग हैं, आप लोगों को पता है। इन दिनों कुछ खालिस्तानी भी एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा वेद पोषित होकर समानता के गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएए में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि नए पाकिस्तानी और वित्त घोषित खालिस्तानी पागल ही हो गए हैं। ये भूल गए हैं कि उनको गुरुओं ने उन्हें क्या सिखाया है। ये भूल गए हैं कि खालसा का जन्म क्यों हुआ, गुरुओं चार साहिबजादों ने अपनी जान क्यों दी है, गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी भूल गए हैं ये लोग। गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 1105 पर एक शब्द लिखा है जिसमें कहा गया है कि राजा राम जपत को ना तारो, जिसका मतलब है राम का नाम जप कर कौन नहीं भवसागर को पार कर लेगा। इसके बावजूद ये पाकिस्तान के सह पर कुछ खालिस्तानी इन दिनों हिंदुओं और राम के प्रति नफरत ही फैला रहे हैं पूरे देश में। मित्रों, तमिलनाडु में डीएम के स्टालिन भी वहाँ पर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तमिल सिनेमा का एक नायक जो स्वयं को विजय कहता है जबकि वह मूलतः ईसाई है, उसका मूल नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में अपना राजनीतिक पार्टी लॉन्च भी कर दी है और उन्होंने सीएए के खिलाफ रोना भी करना शुरू कर दिया है। स्टालिन सरकार के तहत तमिलनाडु पहले से ही इस्लामी कट्टरपंथ का केंद्र बन रहा है और इसके बावजूद ये मुसलमान वोट चाहने वाले सीएए पर चिल्ला रहे हैं। श्रीलंका के तमिल हिंदुओं का मुद्दा आप कह सकते हैं कि एक दिग्गज मुद्दा है, लेकिन राजीव गांधी को याद कीजिए, उनकी हत्या में कौन मददगार थे। असल में उनकी हत्या किसने की, इसमें सरकार को सतर्कता तो बरतना ही होगी। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ आज कि कानून जो व्यक्तियों के एक पहचान गए वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए बना गया है और जिसकी पहचान तर्कसंगत मानदंड पर आधारित है, उसे उस आधार पर भेदभावपूर्ण होने के रूप में निंदा की जा सकती है कि कानून एक व्यापक वर्ग बना सकता था। कानून में लाभान्वित होने वाले लोगों के वर्ग की पहचान करने के लिए एक व्यापक मानदंड लागू करने उस नतीजे पर पहुंचा गया है। सीएए का घोषित उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। क्या हम वास्तव में इस बात का सबूत चाहिए कि इन इस्लामी गणराज्यों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है? निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संसद में कैसे दोषी ठहराया जा सकता है कि नामित 3
पड़ोसियों में ऐसे अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। धर्म के आधार पर वर्गीकरण अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। यह आपको पता है, यह आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों का विशेष अधिकार प्रदान करता है। यदि कानून व्यापक होता और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सभी धार्मिक समुदाय के सदस्यों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता तो हमें सीमाओं की ज़रूरत ही क्या है? हटा दीजिए उन्हें फिर। और सबसे जोरदार आलोचना सभी मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने की सरकार की कथित मंशा से संबंधित है। ऐसा कोई कानून, नियम या अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है या यहाँ तक कि एक मसौदा भी प्रसारित नहीं हुआ है जो ये सुझाव दे कि सरकार का ऐसा कोई इरादा भी है। प्रधानमंत्री ने भी इसका इनकार किया है। मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि यह कानून उनके लिए ही नहीं, यह बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। अगर आप इससे देश की एक ईमानदार मुसलमान है तो आपको इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। आपके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन यह कानून का नाटक आप मत करिए। ये नाटकबाजी लोगों ने देख चुके हैं। आपने बहुत आंदोलन किया है, लेकिन आम जनमानस उसको खारिज किया और सरकार अब उसको लाया है। मित्रों, ये एक बहुत आवश्यक विषय था जो मैंने आज भारतीयता का शंखनाद में आपके सामने रखा है, और ऐसे कई विषय, लीगल इशूज हम आगे भी आपके सामने लगे रहेंगे। और इस तरह से जानकारी और एनालिसिस जानने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।